स्वागत है। हम एक बार फिर से रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। इससे पहले अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार लिंक को ओपन करें और एक बार ओवरऑल देख ले उस वीडियो को। जब एक बार देख लेने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब सुविधा होगा। इसमें हम करेंगे क्या, ये जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं इसमें हम जनरली जो इस बुक में कोई टर्म ऐसा दिया हुआ है जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और खासकर बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो हम ऐसे ऐसे पॉइंट को, ऐसे ऐसे सेंटेंस को चूज करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। और साथ में इसके बाद लास्ट सेक्शन में जो क्वेश्चंस और उस दिया हुआ है इसके अंदर, उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं क्लास 9 के लिए तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। आपको बस विजिट करना है www.edu4ee.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट है और वहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस आपको रैंक मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और सेकंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आप भी चाहते हैं कि मेरे जवाब को डिफरेंट कंट्री के अदर लोग भी सुने या फिर आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर करें, तो इसके लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखा है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी 2021। तो अगर आप 9th में हैं और अगर आने वाले एक मंथ में, मतलब 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप कर लीजिए 9147786396 पर। इस पर व्हाट्सएप कीजिए और हमको बोलिए कि सर आप जो 9th वाला ग्रुप है उसमें हमको ऐड कर दीजिए। हम आपको 9th के ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाया करेगा। जब भी हम क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर आप देख तो सकते हैं, हमारे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप सवाल पूछ नहीं सकते। अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। तो ये लाइव क्लास जो होता है वो गूगल मीट पर होता है, इसको आप फ्री अटेंड कर सकते हैं। हालांकि सारा क्लास फ्री नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो क्लास फ्री होता है वो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं, आपके पास जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर आप किसी मेडिकल एग्जाम का या फिर आईआईटी या फिर मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका तैयारी जनरली 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप 10th में इंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जो मटेरियल होते हैं 11-12 का या फिर जो 9-10 से 11-12 का जो भी सिलेबस 9-10 से मैच करता है वो मटेरियल आपको जनरली मिल जाएगा। और आपको आगे का जो तैयारी करना है, ठीक है, वहाँ पर पूरी तरीके से इस तरह से मतलब कोशिश किया जाएगा 10th क्लास में जब आप होंगे तो हम इस तरह से आप लोग को तैयारी करवाएंगे, इस तरह से आप लोगों को गाइड करेंगे कि आप 9-10 में ही अधिक से अधिक उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सके जो आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहाँ पर लोग फंस जाते हैं 11-12 में अपना बहुत बेशकीमती टाइम। 10th बेशकीमती नहीं है, 10th बोर्ड जरूर है, लेकिन इस बोर्ड एग्जाम का कहीं पर कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसमें 99% भी लाते हैं और इस सर्टिफिकेट जाकर किसी कंपनी को दिखाएगा तो वो कंपनी आपको जॉब नहीं देंगे। मतलब ठीक है, 10th कहने के लिए अच्छा है कि अच्छा मार्क्स लाया है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगा। जॉब अगर लेना है तो किसी आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए 11-12 स्ट्रांग होना चाहिए। 11-12 पर आप जितना ज़्यादा समय देते हैं, जितना स्ट्रांग करते हैं, उतना अच्छा आपका रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक आएगा, मेंस और एडवांस पे रैंक आएगा, मेडिकल में रैंक आएगा और आप उतना बेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतना अच्छा आपको जॉब मिलेगा। तो 10th हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटिव है वो है 11-12 को स्ट्रॉन्ग करना। तो अगर आप अभी से ग्रुप में जुड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, जो बच्चे 9th के वीडियो को बाद में देखेंगे, मतलब अभी जो क्लास 8 में होंगे वो अगले साल 9th में जाएंगे, वो लोग वीडियो हमारे देखेंगे, मतलब 15 मार्च के बाद, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेंस एडवांस का तैयारी होता है वो 9th से शुरू हो जाता है। तो आप लोग उस टाइम भी मैं एक 9th का ग्रुप बना दूंगा। अभी जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, अभी एक जो ग्रुप है वो आपको बन रहा है 15 फरवरी को। तो ये तो एक मंथ के बाद ये सारे लोग लगभग 10th में इंटर कर चुकेंगे होंगे, तो ये 10th का ग्रुप हो जाएगा एक तरीके से। तो जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनके लिए हम एक सेपरेट 2021 अभी चल रहा है, 2021 में जो न्यू बैच 9th का स्टार्ट होगा उसके लिए भी हम
एक वीडियो, एक ग्रुप बना देंगे जिसमें 9th के सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे। तो 9th और 10th के लिए हम अभी ग्रुप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और आप जो अपना क्लास है, आपका जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आप अपना क्लास का नाम लिख करके हमको सेंड कर दीजिए, और वहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करके लिख देना है कि सर हम 9th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। अगर अभी आप 1 महीना के अंदर देख रहे हैं वीडियो तो 9th क्लास का स्टूडेंट है, हमको 9th वाला ग्रुप में भी ऐड कर दीजिए, तभी हम आपको 9th वाला ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लाइव डिस्कशन देख सकेंगे, लाइव जो क्लास होगा उसमें अपियर हो सकेंगे, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारा गाइडलाइन मिल जाएगा फ्री में। और जो लोग 1 मंथ के बाद देखेंगे, मतलब अभी वो लोग 8 क्लास में होंगे, 1 मंथ बाद 9th में चले जाएंगे, वो फिर इस वीडियो को देखेंगे, तो वो लोग भी हमको 1 मंथ के बाद मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हम 9th में इंटर कर चुके हैं और हमको अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो आगे चल करके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। वहाँ से हम टॉप 30 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके स्पेशल तैयारी करने का मौका देंगे, स्पेशल चांस देंगे उन लोगों के लिए। तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है। फ्री में टॉप 30 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाइए और हम फ्री में प्रिपरेशन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप में से अधिक बच्चे IIT मेंस और एडवांस को क्वालिफाई कर सकें, निकाल सकें, ठीक है। या फिर मेडिकल जिसका इंटरेस्ट है वो मेडिकल में जा सकें। तो खैर ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस दिया हुआ है, या कुछ कुछ लाइंस ऐसा दिया हुआ है जो समझ पाना मुश्किल है, या फिर लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सोल्यूशन किस टाइप से हम लोग को लिखना है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो लोग पहला वीडियो इससे पहले वाला देखनी है वो उस वीडियो को देख ले। और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि 9th का जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसका क्वालिटी कुछ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अचानक से हुआ था। तो 9th वाला जो आपको वीडियो मिलेगा हो सकता है उसका क्वालिटी उतना अच्छा ना हो, लेकिन 10th में आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो खैर ठीक है, चलते हैं आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रहा है ना? तुम्हारा आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है। आवाज स्लो आ रहा है। अब ठीक आ रहा है? हेलो। हाँ अब ठीक है। आज थोड़ा सा वो पहले क्या वो बायोलॉजी वाला जो जो है ना ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे तुम पढ़ चुके हो ना? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। इसमें हम कुछ कुछ पॉइंट देख रहे हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से लिखा हुआ है, सही से लिखा नहीं है, तो हम लोग सिर्फ उसको डिस्कस करते हुए निकलते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है। तो इसमें डाइजेशन तो समझ ही रहे हो, डाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन का कोशिश करना रिप्लाई देने का। हाँ सर। डाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको ब्रेक करना छोटे छोटे इस तरह के मटेरियल में जिसको ब्लड हमारा एब्जॉर्ब कर सके, या फिर हमारा जो ऑर्गेनली है, लिविंग मेम्ब्रेन्स है, वो इसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। मतलब डिफ्यूजेबल फॉर्म मतलब वही होता है कि मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनली है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचा दे। और इंजाइम क्या होता है शरीर में, हम लोग के बॉडी में इंजाइम्स, केमिस्ट्री में इंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स? हाँ सर। तो सर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, हाँ, जो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ठीक है। हाँ कैटलिस्ट होता है, केमिस्ट्री में वही कैटलिस्ट होता है और वही काम हाँ एंजाइम करता है बायोलॉजी में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, तो ये सब तो लिख लोगे तुम 4-5 पॉइंट, उसमें से खोज लेना। मेन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, एक एलिमेंट्री कैनाल आएगा और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड आएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल आपने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा है। ओह शेयर नहीं हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो तुम इसमें से 4-5 पॉइंट खुद से भी खोज लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का क्या क्या आता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल आता है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल तो कहाँ से, अपना एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है और फिर मतलब जो पूरा वही इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ टोटल लगभग 9 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। तो ये पूरा जो है डाइजेशन होता है पूरा बॉडी के अंदर, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ फंक्शन चलते रहता है। अब उसके बाद माउथ के अंदर टंग वगैरह सब दिया हुआ है। टंग का फंक्शन क्या है ये सब तो सिंपली तुम लोग लिख लोगे। उसके बाद टीथ है, दांत, जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग का स्टार्ट होता है दांत से स्टार्ट होता है ना। और दांत के अंदर यहाँ पर देखो एक फिगर दिया हुआ है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल,
यहाँ से दिखा रहा है माउथ से पूरा स्टार्ट होकर के पूरा छोटी आंत बड़ी आंत सारा, मतलब इंटेंटाइन, स्मॉल इंटेंटाइन, लार्ज इंटेंटाइन, ये सारा कुछ इसमें दिखा दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताओगे, ओसोफोगस और विंड पैम्प दोनों में अंतर क्या है? सर उस इसोफोगस से सर खाना जाता है और विंड पाइप से मतलब हवा जाती है। हवा जाता है। इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? सर इन दोनों को सेपरेट क्या करता है वो तो मैं भूल गया, पर वो ऐसा होता है ओपन क्लोज हो जाता है, क्या कहते हैं उसको? ग्लोटिस होता है ना, एपिग्लॉटिस। हाँ। एपिग्लोटिस होता है। नीचे शायद दिया भी होगा, एक बार देख लेते हैं नीचे। यहाँ पर है ग्लोटिस ही है, एपिग्लोटिस नहीं। एपिग्लोटिस, अच्छा एपिग्लोटिस है, और एपिग्लोटिस है जो यहाँ पर इसको ओपन और क्लोज करेगा, और उसके नीचे फिर ग्लोटिस है ना, ये वाला। हम्म। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लैंड के बारे में भी दिया है। पैरोटिड ग्लैंड एक कहाँ पर होता है? एक कान के जस्ट पीछे होता है ना, पैरोटिड ग्लैंड है। उसके अलावा सबमैंडिबुलर ग्लैंड है जो जीभ के बिल्कुल नीचे है। एक है सबलिंगल, सबलिंगल ग्लैंड जीभ के बिल्कुल नीचे होता है, तो थोड़ा सा जबड़ा के पास इधर आ गया है। तो 3 ठो ग्लैंड होता है जो माउथ के पास होता है, वो भी याद रख लेना है। एक तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और साथ में सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल का मतलब ये होता है जीभ के नीचे। अब उसके बाद टीथ के बारे में हम लोग देख रहे थे। टीथ मेनली हमारा 4 ठो कौन कौन सा होता है, नाम बताओ। सर मोलर, प्रीमोलर, कैनाइंस और डेंटाइंस। क्या क्या? प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन और फिर डेंटाइन कहते हैं मेरे ख्याल से। इंसीजर। इंसीजर, हाँ, और इंसीजर को डेंटाइन भी बोलते हैं, मतलब इंसीजर को छोटे क्लास डेंटाइन में। भी, डेंटाइन हाँ भी हाँ नाम है हाँ, हमको तो। डेंटाइन भी बोलते हैं। डेंटाइन, डेंटाइन देखो, डेंटाइन इसको बोलते हैं। एक इनेमल जो सबसे ऊपर जो दिखता है, चमकता है व्हाइट व्हाइट, अच्छा उसके नीचे वाला को डेंटाइन बोलते हैं। तो अच्छा, ठीक है ना, याद रखना। इनेमल, इनेमल के नीचे डेंटाइन। सबसे जो हार्ड मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, वो क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल। और इनेमल के बाद दूसरा नंबर पर डेंटाइन होता है। और डेंटाइन के नीचे हम लोग का फिर पल्प कैविटी आ जाता है, जिसके अंदर नर्व वगैरह भी रहता है। सर 1 मिनट। हाँ हाँ सर। उसके बाद अब एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है थोड़ा बहुत इंसीजर के लिए। तो इंसीजर का काम क्या होता है? सर इंसीजर का काम बाइटिंग, बाइट करना, हाँ। और कैनाइन का वो नॉनवेज वगैरह खाते तो उसको टेयर करने के चीरना, लिए, फाड़ना। चीरने के लिए। हाँ, टीयरिंग के लिए, होल्डिंग, टीयरिंग। हम्म। और प्री मोलर पीसने के लिए होता है ना। हाँ हाँ हाँ। और इसके बाद एक और मोलर होता है। मोलर को ही हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं ना। द विजडम टीथ आर ये भी कॉल्ड मतलब सर बिकॉज़, वो ये, और मोलर का थोड़ा मतलब मल्टी फंक्शनिंग, ग्राइंड भी कर सकता है, टीयर भी कर सकता है, मतलब हाँ। वही है, हम्म। ऐसा ही है, प्रीमोलर और जैसा साथ ही में है। थोड़ा सा ये भी याद रखना होगा कि लास्ट 3 टीथ ना ऑफ ईच साइड इन ईच जा। और ये आता कब है? ये जनरली विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ जनरली एज के बाद आता है। हाँ। हाँ 17 से 20 ईयर के बाद जब मैच्योर हो जाता है आदमी तब आता है, तब इसलिए इसका नाम विजडम टीथ है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ था जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अच्छा, यहाँ पर एक तो दिया है प्रोसेस और फंक्स। प्रोसेस और फंक्स पता है क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता है ना। अच्छा, उसको देखते हैं बाद में। पहले इधर कुछ कुछ और दिया हुआ है। एक फार्मूला होता है टीथ का लिखने का, वो फार्मूला पता है? मेमलिन टीथ एपियर इन 2 सेट्स ड्यूरिंग लाइफ। इन ह्यूमन फर्स्ट सेट और मिल्क टीथ कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसमें मोलर नहीं होता है, ठीक है, विच स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू द गम। देखो ये मोलर्स नहीं होता है, प्री मोलर होता है, लेकिन उसी को डॉक्टर लोग जनरली मोलर्स ही बोल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो पॉइंट दे दिया है, कन्फ्यूजन ओवर द नेम मोलर। एक्चुअल में जब बच्चा होता है ना, बच्चा लोग का मोलर होता नहीं है, उन लोग का जनरली प्री मोलर होता है, ठीक है। और इसी प्री मोलर को डॉक्टर लोग मोलर मोलर बोलते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ एक स्पेशल पॉइंट दे दिया है। तो यहाँ पर भी नीचे यही बताया कि स्टार्टिंग में जनरली 20 दांत होता है, 20 दांत में मोलर शामिल नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर 20 में ये जो दिखा रहा है ना, एक फार्मूला है। इस फार्मूला में सबसे पहले इंसीजर होता है, स्टार्टिंग वाला जो दिखा रहा है इंसीजर है। सेकेंड नंबर पर जो दिखा रहा है वो कैनाइन है। थर्ड नंबर पर प्री मोलर दिखा रहा है, और लास्ट वाला पे मोलर दिखा रहा है।
तो यहाँ पर भी एक्चुअल में होता है प्री मोलर, पर मोलर में ही 2 ऐड कर दिया है। तो ये जो दिखा रहा है ना फॉर्मूला, ये तुम्हारा जा जो है जबड़ा है ना, उसका आधा आधा पार्ट कर दो। जैसे ऊपर वाला जबड़ा ले लिए, ऊपर वाला जबड़ा का हाफ पार्ट कर दो। तो हाफ पार्ट करने से इधर जितना जो बचा ना, 2 2 4 1 5, ये 5 दांत के बारे में बताया है। तो 5 अगर इस तरह से लेकर के चलो तो 5 लेफ्ट साइड, 5 राइट साइड, 10 हो गया ऊपर और 10 नीचे। इसी को ह्यूमन डेंटल फार्मूला बोलते हैं। तो ह्यूमन डेंटल फार्मूला अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ और दिया है ऊपर ह्यूमन डेंटल फार्मूला के बारे में। When the child is about 7 to 8 month old and are completed when he is about 2 years, जब 2 साल कंप्लीट करने वाला होता है, these temporary teeth fall out। तो उसके बारे में बोला है कि जो स्टार्टिंग में बच्चा का होता है वो गिर जाता है बाद में। As a result of their roots being dissolved away in the jaw and completely replaced by permanent teeth। और करीब 12 साल होते होते जो टेम्पररी टीथ होता है वो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ह्यूमन डेंटल फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है। द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ ऑफ मैमल्स इज यूजुअली इंडिकेटेड इन ए फार्मूला। ये परमानेंट टीथ के लिए ही होता है, टेम्पोररी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसको हम लोग एक फार्मूला के जरिए दिखाते हैं जिसमें एक क्रम से लिखा रहता है। क्रम से लिखा रहता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर और उसके बाद मोलर। इज गिवन स्ट्रिक्टली इन द सेम ऑर्डर, और एकदम बिल्कुल इसी ऑर्डर में होना चाहिए। और किसके लिए होना चाहिए, फॉर 1/2 ऑफ ईच जा, ईच जा के आधा हाफ के लिए होता है। तो ह्यूमन डेंटल फार्मूला हमारा ये हो गया 2 साल तक के लिए। हालांकि यहाँ पर 2 इयर्स के लिए तो दिया है और ऊपर में लिखा हुआ है परमानेंट टीथ, पर 2 साल में तो परमानेंट टीथ होता नहीं है। फिर उसके बाद एडोलेसेंट्स के लिए लिखा हुआ है 17 से 20 ईयर के लिए। यहाँ पर भी तुम्हारा 2 ठो इंसीजर हो जाएगा, 2 ठो कैनाइन हो जाएगा, 1 कैनाइन हो जाएगा। कैनाइन तो 1 ही रहता है फुल लाइफ ना, पूरा लाइफ तक 1 ही रहेगा। और इंसीजर पूरा लाइफ तक 2 ही होता है। प्री मोलर का संख्या घटता बढ़ता है, प्री मोलर और साथ में जो तुम्हारा मोलर हो गया, क्योंकि लास्ट एकदम आते आते मोलर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, मतलब टोटल 32 टीथ हो जाएगा। हालांकि ये 32 सबका नहीं होता है, बिल्डम टीथ सबका नहीं आता है। ये वाला सबका रहेगा, 2 तो सबका ही रहेगा। लास्ट वाला जो है वो सबका नहीं आता है, जो लास्ट में 4 ठो दांत होता है ना, वो वाला सबका नहीं आता है। तो ये इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट थोड़ा सा दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ टीथ इज सेम। टीथ का जनरल स्ट्रक्चर तो लगभग सेम ही होता है। ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ ए क्राउन, एक क्राउन तो होगा ऊपर जो व्हाइट कलर का होता है, चमकता है। और द पार्ट एक्सपोज एबव द गम, जो गम के ऊपर होता है। एंड द रूट, रूट कहाँ पर होगा, नीचे वाला पार्ट ना, जो मसल्स के अंदर होता है। यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ऊपर वाला क्राउन हो गया ए और नीचे वाला हो गया रूट। ये सारा जो अंदर वाला पार्ट है सारा रूट के अंदर आ जाता है। जैसे पैर का रूट होता है अंदर, उसी तरह से भी है। रूट और द पार्ट इम्बेडेड इन ए कप लाइक सॉकेट ऑफ द जाबोन, जाबोन में कप लाइक का एक सॉकेट होता है, उसके अंदर लगा रहता है। द रूट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोसेस और फंग एज इन इंसीजर। बोल रहा है कि इसका जो रूट होता है ना, वो एक प्रोसेस या फिर एक फंग रखता है इंसीजर के अंदर। मतलब कि जो इंसीजर होगा ना, यहाँ पर देखो फंग का मतलब हो गया ए वाला, यहाँ पर देखो एक टोटल मिला करके एक फंग है। पर वही अगर मोलर और प्री मोलर में जाओगे ना, तो प्री मोलर में तो जनरली 2 होता है और मोलर में जाते जाते ये 3 ठो हो जाता है। मतलब रूट जितना ज़्यादा है ना, ऐसे तो ओवरऑल मिला के रूट बोला जाता है, लेकिन ए वाला जो पार्ट है ना 2 ठो, इसको फंग बोलेंगे। तो प्री मोलर में 2 फंग देखने को मिलेगा और मोलर में 3 फंग देखने को मिलेगा, वही ये बता रहा है। द रूट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोसेस इन इंसीजर और कैनाइन, इंसीजर और कैनाइन दोनों में एक एक होगा। 2 प्रोसेस और फंग इन प्री मोलर, प्री मोलर में 2 ठो होगा और लोअर मोलर और एंड 3 इन अपर मोलर। प्री मोलर एंड लोअर मोलर में कितना बता रहा है, 2 ठो। लोअर मोलर और प्री मोलर में 2 ठो और अपर मोलर में जाकर के 3 देखने को मिलेगा।
मतलब कि मोलर में भी दो हो सकता है, लोअर मोलर अगर है तो वहाँ पर दो ही रहेगा, लेकिन अपर मोलर अगर रहा तो वहाँ पर तीन मिल जाएगा। द नेक इज ए स्लाइट कंस्ट्रक्शन बिटवीन द रूट एंड क्राउन। नेक जो ऊपर वाला हिस्सा मसल्स का होता है उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। जैसे ए वाला पार्ट इतना दूर हुआ ना, ये हमारा नेक, सॉरी नेक बोलते हैं इसको, ऊपर वाला पोर्शन नेक कहलाता है मसल्स का। इन ए वर्टिकल सेक्शन ए टूथ शो द फॉलोइंग पार्ट्स। अब यहाँ पर जो इसका मेन चार पार्ट है, अब देखो टीथ के बारे में लिखने के लिए आएगा तो तुम यहाँ से ही लिखोगे, चार टाइप लिखोगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टूथ लिखोगे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में ये तुमको देना है सिर्फ कि कैनाइन और इंसिजर जो होता है उसमें एक एक फंग होता है, और अगर प्री मोलर या फिर लोअर मोलर की बात करें तो वहाँ दो फंग मिलेगा और अपर मोलर में तीन फंग मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा सा नेक के बारे में लिख दोगे। उसके बाद तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें एक इनेमल आता है। इनेमल और द आइवरी इसको बोलते हैं, इज द मटेरियल विच कवर्स द क्राउन। ये क्या है, एक तरह का मटेरियल है जो क्राउन को कवर करता है। ये तुम्हारा क्राउन, ये पूरा ए वाला पोर्शन जो है वो क्राउन है, और क्राउन का जो डेंटाइन है, डेंटाइन को कवर करने के लिए कौन सा पार्ट है, इनेमल है, जो कि वही सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, बॉडी में सबसे ज़्यादा कड़ा यही होता है, ठीक है ना। तो एक कवर किसको करता है, क्राउन को। क्राउन मतलब ऊपर दिखने वाला पोर्शन को एक कवर करता है। इसको हम लोग इनेमल के नाम से भी जानते हैं, या फिर ये डेंटाइन के ऊपर होता है, ये भी बोल सकते हैं डेंटाइन। डेंटाइन क्या हो जाएगा, इनेमल के नीचे वाला पार्ट। डेंटाइन फॉर्म द बल्क ऑफ द टूथ। इट इज हार्डर देन बोन। बोन से तो कड़ा है, लेकिन क्राउन से, इनेमल से ये तुम्हारा थोड़ा सा कमजोर होता है। इट इज हार्डर देन बोन, बोन से कड़ा और इनेमल से कमजोर। इट हैज ए मिनट कैनल थ्रू विच रन द स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन पल्प कैविटी। इसके अंदर जो हमारा होता है वो पल्प कैविटी जनरली पाया जाता है। उसके बाद और क्या रह गया, सीमेंट। सीमेंट कहाँ पर रहता है, ये दांत के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना उसको फील करने का काम करता है। जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है, तो ये थोड़ा सा इसको फील करने का काम करता है। मसल्स और ये जो रूट है ना इसके बीच में ये गिवन रहता है, ये इसको थोड़ा सा मजबूती से पकड़े रखता है, हिलने नहीं देता है। इसी को हम लोग सीमेंट बोलते हैं। इट इज अनदर बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इन पोजिशन। रूट को क्या करता है, एक सही पोजीशन पर रखता है। और उसके बाद पल्प जिसके अंदर नर्व सेल ये सब होता है ना। पल्प इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन इन सेंट्रल स्पेस ऑफ द टूथ। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। यहाँ पर ब्लड कैपिलरी भी देखने को मिलेगा, लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेगा और नर्व फाइबर। ये लिखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या क्या है, ब्लड कैपिलरी है, लिम्फ वेसल है और नर्व फाइबर है। which are continuous below those of a body to the opening of pulp cavity at the base of root। तो रूट का जो बेस होता है वहाँ पर ये सारा जनरली पाया जाता है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पर तीन ठो तो ऊपर फोटो में फिगर में भी दिखाया था। एक पैरोटिड था, ये जस्ट फ्रंट एंड बीनीथ ईच ईयर, कान के जस्ट नीचे। एक सब मैंडिबुलर था और दूसरा सबलिंगुअल था। सबलिंगुअल का मतलब ही होता है टंग के नीचे, तो ये तो टंग के नीचे ही रहेगा। और ये लोअर जा में था, डॉट होता है ईच साइड इन लोअर जा, सब मैंडिबुलर। तो ये सलाइवा है। सलाइवा करीब एक दिन में 1 से 1.5 लीटर करीब होता है ना, 1.5 लीटर के आसपास प्रतिदिन निकलता है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1 से 1.5 लीटर। सलाइवा का फंक्शन ऑफ सलाइवा ये तो पढ़ लेना आसानी से, इजी है, कुछ है नहीं, 5 पॉइंट इसमें से खोज लेना है। क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो लुब्रिकांट करता है फूड को, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह होता है, फूड को डिजोल्व कर लेता है और आसानी से, ताकि शरीर के अंदर जा सके। और जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको क्या करता है, एक दूसरे से चिपका करके, दांत से तो हम लोग उसको तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फूड पार्टिकल्स को एक दूसरे से चिपकाने का काम करता है, जिसको बोलस बोलते हैं। बोलस का निर्माण होता है और वो बोलस आसानी से शरीर के अंदर फिर चला जाता है। उसके बाद एक क्लीन, माउथ को क्लीन करने का काम करता है, ड्राइनेस से माउथ को बचाता है। इसके अलावा कुछ जर्म वगैरह है उसको भी एक ख़त्म करता है सलाइवा। तो ये 4-5 पॉइंट लिखना अगर रहा तो तुम लिख लेना उसको।
और उसके बाद है पेरिस्टलेसिस। पेरिस्टलेसिस क्या होता है पता है? पेरिस्टलेसिस क्या सर? पेरिस्टलेसिस क्या होता है? सर ये तो नहीं पता मेरे को पेरिस्टलेसिस। तुम पढ़े नहीं हो पूरा? सर पढ़े हुए भी टाइम हो गया, बायोलॉजी पढ़े हुए 2 हफ्ते हो गए मेरे को। देखो पेरिस्टलेसिस ये भूलने वाला नहीं है। ये तुम्हारा जो होता है ना, जब खाना हम लोग लेते हैं, बोलस जिसको बोलते हैं, तो वो बोलस जब यहाँ पर इसोफेगस में पहुँचेगा, तो वहाँ पहुँचने के बाद ये सारा तो बंधा रहता है, तभी इसको बोलस भी बोलते हैं। तो ये नीचे जाता है। ये जो तुम्हारा इसोफेगस है ना, यहाँ पर एक वेव टाइप का निर्माण होता है। ऊपर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे रिलैक्स होता है, और इस तरह से आगे बढ़ता है। और रिलैक्सन कॉन्ट्रैक्शन मिल करके एक वेव तरह का निर्माण कर लेता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग मतलब लगातार जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग कंबाइन क्या बोलते हैं, पेरिस्टलोसिस बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग द लेरिक्स इज लोअर्ड एंड द ग्लोटिस ओपेंड। ये तो बोल रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय ग्लोटिस ओपन रहता है, तो हमारा विंड पाइप से होकर के एयर चला जाता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग द लेरिक्स इज रेज्ड एंड ग्लोटिस क्लोज्ड। यहाँ पर इपीग्लोटिस बाई इपीग्लोटिस, यहाँ पर बोल रहे हैं ग्लोटिस क्लोज होता है, और फूड हमारा मतलब जो तुम्हारा इसोफेगस होता है उससे होकर के पास करता है। सी इसके लिए है पेरिस्टोलोटिक मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू इसोफेगस बाय ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिफिनेशन देखो कहाँ पर लिखा हुआ था। हाँ, पेरिस्टलेसिस इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड बाय सर्कुलर मसल ऑफ द गट पुशिंग द फूड अलोंग। सर्कुलर मसल मतलब वही जो तुम्हारा यहाँ पर इसोफेगस होता है ना, यहाँ पर जो मसल्स रहता है वो गोल गोल मसल होता है, उसी को सर्कुलर मसल बोला है। जो पेरिस्टलेसिस इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड बाय सर्कुलर मसल ऑफ द गट पुशिंग द फूड। एक क्यों बनता है ये वेव? ये वेव बनता है क्योंकि हमारा जो सर्कुलर मसल होता है फूड को नीचे की ओर पुश करता है। ग्रेविटेशनल पुल के जरिए फूड नीचे आता है, तो वहाँ पर वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टलोसिस बोलेंगे। वंस द फूड रीचेज द ऑसोफेगस, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक डिफिनेशन, इट इज कंडक्टेड बिहाइंड बाई ए स्पेशल मूवमेंट। एक स्पेशल मूवमेंट के द्वारा ये आगे की ओर कंडक्ट होता है, भेजा जाता है, कॉल्ड पेरिस्टलोसिस। इसको भी पेरिस्टलोसिस। तो डिफिनेशन में तुम एक लाइन बोल देना कि जो प्रक्रिया होता है, जो फूड हमारा इसोफेगस से आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखा जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग इस पेरिस्टलोसिस बोलेंगे। उसके बाद इसोफेगस जानते हो, स्टोमक, इसको स्किप करते हैं। सर एक मिनट। ठीक है, देख लो इसको, स्टोमक भी देख ही लेते हैं। स्टोमक क्या है? स्टोमक के अंदर क्या क्या है वो बता सकते हो? इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? सर स्टमक के अंदर पहले तो हमने ये बताया गया कि स्टमक एक इलास्टिक बैग है। ये भी बताया गया कि 2 से 3 लीटर पानी होल्ड कर सकता है, मतलब पानी और खाना होल्ड कर सकता है। मसल से, मतलब मसल से इसके वॉल्स बने होते हैं। ये फूड को मिक्स कर देता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, जो इनर लाइनिंग से प्रोड्यूस होती है। और जो ओपनिंग, ये फिर हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक से इंटेस्टाइन तक की ओपनिंग को पाइलोरस कहते हैं। हाँ, ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू इंटेस्टाइन, पाइलोरस। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू इंटेस्टाइन मतलब नीचे वाला पोर्शन को पाइलोरस बोलेंगे ना। हाँ। इट हैज अ रिंग ऑफ मसल to keep the opening closed like a valve to prevent food passing from the stomach until it thoroughly churned up। मतलब कि स्फिंक्टर क्या करता है? स्फिंक्टर वो खाना को फिर से वो मतलब इंटेस्टाइन से पेट में आने से रोकेगा ना। हाँ, और न वो मतलब जो खाना अच्छे से मतलब ग्राइंड नहीं हुआ उसको जाने भी नहीं देगा। हाँ, ये भी होता है, जो अच्छा से ग्राइंड नहीं हुआ है उसको जाने भी नहीं देगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट रिगर्गिटेशन फ्रॉम द ड्यूडेनम। A similar sphincter termed cardiac sphincter is present at the front end of a stomach to prevent बैक। बोल रहा है कि ऐसा ही मतलब एक तो और स्फिंक्टर जो होता है वो ऊपर की ओर लगा होता है, जो फूड को वापस इसोफेगस में जाने से रोकेगा।
ना। तो कुल मिला के इसमें हम लोग को बोला है एक तो पाइलोरस के बारे में बोला है, पाइलोरस याद रखना है, स्फिंक्टर याद रखना है, दो चीज़। ठीक है, पाइलोरस कहाँ पर ओपन होगा, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन को स्टोमक से जोड़ता है, और स्फिंक्टर क्या होता है, एक रिंग लाइक मसल्स होता है जो फूड को उल्टी डायरेक्शन में आने से रोकता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ऊपर तो कुछ था नहीं है, गैस्ट्रिक जूस याद रखना पड़ेगा। गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की इनर लाइनिंग के जरिए सेक्रेट होता है। इट इज कलरलेस हाईली एसिडिक लिक्विड कंटेनिंग वाटर सम साल्ट, HCl होता है इसमें ना, एंड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। तो एक गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही हम लोग का क्या होगा, पेप्सिन होगा, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होगा। और एक गैस्ट्रिक जूस के अंदर टोटल मिलाकर क्या क्या रहेगा, तो पेप्सिन, साल्ट, वाटर और HCl। इसका काम क्या होता है, तो ये जर्म को मारना मारता है और फिर ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट एक्टिव पेप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन। इन फैक्ट द पेप्सिन इज फर्स्ट सेक्रेटेड एट पेप्सिनोजेन व्हिच विल देन चेंज टू पेप्सिन बाय द एसिड। पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, ये क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है ना। मतलब सबसे पहले पेप्सिनोजेन रहेगा, ये इनएक्टिव अवस्था में रहेगा, और जब एसिड इसको मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो दिखाया है, पेप्सिनोजेन यहाँ पर है, इनएक्टिव है अभी, HCl इसको मिला तो ये एक्टिव हो गया। जब एक्टिव होगा तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड में। ठीक है, उसी तरह से प्रेनोनिम इनएक्टिव है, HCl उसको रेनिन में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, पारासीजियन है ना, ए पेप्टाइड इंसोलेबल, पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है जो कि इंसोलेबल है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो फिर ये लिखना पड़ सकता है। अब ये सब इतना टफ नाम है, थोड़ा सा दिक्कत। 10th में तो शायद फिर होगा, लेकिन ये सारा ना पता नहीं 10th में होना तो चाहिए, क्या पता। क्योंकि 10th में नहीं रहेगा तो फिर वो बर्बाद ही हो जाएगा, इतना टफ नाम याद रखो। द फूड सिलेबस देखता हूँ, उसमें क्या पता डाइजेशन क्या होगा। हाँ, बायोलॉजी वाला एक बार देख लेना। तो बेसिक बायोलॉजी है, वही सेल और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, 2 चैप्टर है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी है ना, प्लांट वाला में। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम, और हाँ बस इतना ही है, डाइजेशन का नहीं है। डाइजेशन नहीं है ना, उतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता सर, 3 मार्क्स का आएगा। The food stay in stomach for about 3 hours and it attain a pulp like काइम, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। तो 3 घंटा तक ये जनरली हम लोग के पेट में रहता है। नाउ पाइलोरस ओपन इंटरमिटेंटली टू अलाउ द काइम टू मूव टू द इंटेस्टाइन। उसके बाद पाइलोरस क्या होता है, वो ओपन कर देता है, ओपन हो जाता है। ओपन होने से मतलब 3 घंटा तक पेट में रहेगा। उसके बाद पाइलोरस ही तो कंट्रोल करता है। मतलब पाइलोरस क्या होता है, पेट और इंटेस्टाइन का ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइनिंग पॉइंट। तो ये ओपन होगा और ओपन होने के बाद इस काइम को इंटेस्टाइन में भेज देगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका लेंथ कितना है, 7 मीटर है, और एक कितना होता है, 2.5 मीटर लगभग चौड़ा होता है। इट्स 3 सब इसका 3 ठो रीजन है मेन। उसमें कौन कौन सा है याद है सर? 3 रीजन इसका, हाँ मेरे को पता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये पता है मेरे को। थोड़ा थोड़ा कम से कम आइडिया होना चाहिए, तब तो लिख पाओगे। शॉर्ट अपर पार्ट नेक्स्ट टू द स्टोमक, ऊपर वाला पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। सबसे पहला इलियम होता है। द कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू दिस पार्ट। उसके बाद जेजुनम 2 मीटर है ना। हाँ, ये सबसे लंबा है। इट इज नियरली ऑलवेज इम्प्टी आफ्टर डेथ एज फाउंड इन, क्या वो लिखा है, नेक्स्ट शॉर्ट रीजन ऑफ 2 मीटर। छोड़ो ये सब, इग्नोर करो, इतना ही 2 एक लाइन लिखो।
उसके बाद इलियम है, अबाउट 4 मीटर लंबा है। उसके बाद द इनर लाइनिंग ऑफ द इलियम इज मेड इनटू ग्रेट नंबर ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिलाई। ये बिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलाई का फंक्शन कुछ पता है? अच्छा, विली का? हाँ बिल्ली सर, होता ये है। मतलब हाँ विली होता है हम्म सर। ये अंदर से मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है। अंदर इसका क्या कहते हैं, इंटीरियर सरफेस बहुत तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ता नहीं है, ऐसे और ये मतलब रहता है। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए यूज होता है, मतलब हाँ, उतना ही मेन यूज। जैसे इतना तो मान लो कि इस टाइप का हमारा इंस्टेंटाइन है, तो इसके सरफेस को फूड बढ़ाने के लिए ना ये छोटा छोटा इस टाइप से निकला होता है बिलाई, इसको बोलते हैं। ये बहुत सारा निकला होता है, तो ये निकलने से ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसमें मेन है बस। फूड के एब्जॉर्ब, ये सरफेस एरिया इसको कैसे बढ़ जाएगा, तो ये बहुत सारा निकला हुआ है तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना इसका। हाँ, वो मोटा हो गया। हम्म हम्म। the will enormously increase the inner surface area of intestine। inner surface area को बढ़ा देगा, कितना बढ़ा देगा, लगभग 8 गुना। और इसका मेन फंक्शन क्या है, which facilitates the absorption of digested food। digested food को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए अगर आ गया तो। बिटवीन द बिलाई आर अ स्मॉल होल। इसके ऊपर वाला हिस्सा में जो ऐसे ऐसे निकला हुआ है ना बहुत सारा, यहाँ पर ऊपर एक ठो हॉल रहता है छोटा सा, जूस सेक्रेट होता है। जिससे जूस निकलता है। by its granular cell is poured into the lumen of intestine। each villus is covered by a single cell thick epithelium। inside the bilious are contain an artery, a vein interconnecting blood capillary and lymph vessel called lacteals। inside the villus, villus के अंदर क्या क्या होगा, inside the villus are contained an आर्टरी, इसके अंदर आर्टरी, अच्छा, एक आर्टरी और एक वेन एक वेन होगा, और एक इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरी होगा, और लिम्फ वेसल होगा, जिसको लैक्टिल बोलते हैं। तो इतना एनफ है लिख देने से। हाँ, उतना काफी है। ये उतना मेजर टॉपिक आएगा भी नहीं सर। आईसीएसई का यही है कि मैंने सुना सीबीएसई में मतलब पूरा मतलब डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। आईसीएसई में ज्यादातर ऊपर ऊपर के मेन टॉपिक से पूछते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं। इसका सोचो ना, मतलब 10th और 9th सीबीएसई जो है, सीबीएसई का 9th में टोटल 15 चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों मिला करके, साइंस का टोटल, साइंस का। और 10th में उसी तरह से 15 चैप्टर है। सोचो इन लोग का मतलब अगर खत्म करना है, अगर 2 दिन में भी एक चैप्टर खत्म करेगा तो मुश्किल से 30 दिन, 1 महीना का सिलेबस है। कुछ मतलब है ही नहीं, ये लोग तो बस टाइम पास करता है 1 साल पूरा एकदम। हम लोग का बायोलॉजी में 14 चैप्टर है, फिर फिजिक्स में 10 चैप्टर है, और केमिस्ट्री में 9 चैप्टर है। बायोलॉजी में 14 तो है, 14 चैप्टर है। हाँ, आखिरी का जो यूनिट है ना 19 चैप्टर, मतलब आखिरी यूनिट 6 कैंसिल है, वो सिलेबस कैंसिल है, नहीं तो टोटल तो ऐसे 19 ही है। 19 है, नहीं तो अभी मान के चले तो 14, फिर 24, 33 चैप्टर है। मतलब जितना इन लोगों का 9 10th का मिला के उतना हमारा एक में ही है। हाँ, तो इन लोग का मतलब पूरा टाइम पास होता है। सीबीएसई वाला का जो है ना 1 महीना का सिलेबस है, बाकी सिर्फ टाइम बर्बाद पूरा एकदम 1 साल। और वही जाकर के फिर इन लोगों को दिक्कत हो जाता है 11th 12th में। इन लोगों को उतना पहले से आदत नहीं। हाँ, अब तुम लोग तो अभी से सब पढ़ लियो तो 11th 12th में सब काम आ जाएगा, लेकिन इन लोग का सब कुछ नया नया दिखता है। 11th 12th में ये थोड़ी ना पढ़ना, मैं तो बायोलॉजी नहीं ले रहा। नहीं, बायोलॉजी सबका मतलब बोल रहे हैं, बायोलॉजी भी, फिजिक्स वाला भी तो मैच करता है बहुत। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स वाला तो सही बात है, हम लोग का बहुत हाई लेवल का है। हम लोग का वो अपथ्रस्ट वाला चैप्टर, या फिर मतलब हीट वाला, एनामोलस एक्सपेंशन वगैरह, ये सब काफी मैच करता है तुम लोग का 11th के साथ। और हम लोग का टफ भी सिलेबस होता है ना, बड़ा सिलेबस होता है, मतलब 34 चैप्टर, मतलब जितना आईआईटी में आता है उतना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उस तरीके से थोड़ा हम लोगों को उतना ज्यादा जंप नहीं लगता है। अब एक लास्ट पोर्शन हम लोग का बाइल बचा हुआ है ना, बाइल। ये बाइल सर लिवर में बनता है। और ये मतलब ट्रांसपोर्ट करता है हेपेटाइटिस डक्ट से। अच्छा, इसका बोलो इम्पोर्टेंट पॉइंट, 4-5 पॉइंट कम से कम बता देता हूँ। पहला तो ये है कि येलो ग्रीन कलर का होता है, ये लिवर प्रोड्यूस करता है। हाँ। और हेपेटाइट डक्ट जो होता है
और हेपेटाइट डक्ट वो ज्वाइन होता है किस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। मतलब जो क्या कहते हैं हेपेटाइटिक डक्ट है और किस्टिक डक्ट है, उसके बीच में बाइल डक्ट है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि द हेपेटाइटिक डक्ट इज जॉइंट टू सिस्टिक डक्ट वाया कॉमन बाइल डक्ट। और सर ये डायरेक्टली ड्यूडेनम में भी फ्लो कर सकता है। ड्यूडेनम मतलब पहला वाला डायरेक्ट ड्यूडेनम में, मतलब नीचे से जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ड्यूडेनम में जा सकता है। कंटेन इसका क्या क्या होता है? गाल ब्लैडर में ये कंटेन हो जाता है, मतलब गाल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में। हाँ, स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। और इसके अंदर होता क्या है? इट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बस जो सोडियम एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। देख लेते हैं। दिस इज येलोइश ग्रीन वाटरली फ्लूइड प्रोड्यूस इन द लीवर। लीवर में प्रोड्यूस होता है, येलोइश ग्रीन का होता है। तो 2 पॉइंट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों को चाहे तो अलग अलग पॉइंट बना करके 2 पॉइंट लिख सकते हैं। विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हैप्टिक डक्ट, जो हैप्टिक डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिगर 11.7 दे रखा है, नीचे है ना, यहाँ पर है देखो। तो कॉमन बाइल डक्ट ए वाला है ना, एक ग्रीन कलर का थोड़ा सा दिखाया है। हेप्टिक डक्ट यहाँ पर है, ये लीवर के साथ जाकर के जुड़ा हुआ है। और एक क्लिस्टिक डक्ट और गैल ब्लैडर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मतलब ड्यूडेनम से निकल रहा है, देख रहे हो ना, ड्यूडेनम से निकल रहा है और जाकर के हेप्टिक डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये ड्यूडेनम हो गया तुम्हारा, ड्यूडेनम से निकल करके कॉमन बाइल डक्ट होते हुए ये जाकर के हेप्टिक डक्ट से जुड़ा हुआ है। साथ में गाल ब्लैडर के साथ भी इसका अटैचमेंट है, या फिर जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट के साथ भी इसका अटैचमेंट है। द हेप्टिक डक्ट इज ज्वाइंट बाय सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पर नीचे दिखाया भी है कॉमन बाइल डक्ट हम लोग का कैसे बन रहा है। कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को मिला करके। तो ये फिगर भी तुम याद रख लेना, अगर बना सको तो अच्छा ही है। द बाइल में फ्लो। एग्जाम का उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। टीचर्स ने बोला है कि 4-5 सैंपल पेपर है ना, वही कर। सैंपल पेपर दिया है कि अभी नहीं मिला है? सर सैंपल पेपर स्कूल नहीं देता है, तो गूगल पे सर्च करके जो मिल जाए वही बस। अच्छा अच्छा, वही तो बायजूस का जो सैंपल पेपर वगैरह है वो तो सबके सैंपल पेपर सेम ही रहते हैं। तो वो टीचर्स ने बोला सॉल्व कर लो, उसी में से टीचर्स क्वेश्चन बनाती है। एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है कि ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन ही है, चलो तब तो अच्छा है। बहुत कोई का ऑफलाइन हो गया है, तो हम लोग का ऑप्शन है। अच्छा, पहले तो प्योर ऑफलाइन था, सिर्फ ऑफलाइन ही हुआ। फिर हम लोगों के मतलब पूरे साल भर जितने भी मतलब ज्यादातर लोग थे उन्होंने तो सबने कॉपी करके पास हुए सारे। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं हमको ऑनलाइन ही देना है। अच्छा। तो उनके पेरेंट्स लोगों ने बहुत मैसेज किया टीचर को, तब जाके ऑप्शन दिया कि कर लो ऑनलाइन, जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन, जिसको ऑफलाइन करना है। तो सब तो ऑनलाइन ही चूज किया होगा ना। अब वो तो डिपेंड करता है, जो कोई जाना चाहे वो जा सकता है, नहीं जाना तो नहीं जाए। और ट्रांसपोर्ट का भी फैसिलिटी नहीं है, बस वगैरह नहीं दे रखा ना स्कूल ने। ओ, इसमें देखो, ये तो हम लोग देख लिए कि हमारा जो हेप्टिक डक्ट है वो सिस्टिक डक्ट के साथ ज्वाइंट हो रहा है और कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है। द बाइल में फ्लो डायरेक्टली इनटू ड्यूडेनम, डायरेक्टली ड्यूडेनम में फ्लो कर सकता है। एज इट इज जनरली हैपेंस गेट टेम्पररी स्टोर इन द गैल ब्लैडर। जनरली टेम्पररी के लिए गैल ब्लैडर में स्टोर होकर के रहता है। यहाँ पर गैल ब्लैडर है ना, यहाँ पर टेम्पररी स्टोर होता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली ड्यूडेनम में फ्लो कर सकता है। The color of bile is due to certain pigment produced by the breakdown of the dead and worn out red blood cell। इसमें कलर किसके वजह से आ रहा है? रेड ब्लड सेल। वो मरा हुआ या फिर वर्न आउट जो रेड ब्लड सेल है वहाँ से इसके अंदर कलर आता है। इट कंटेन ए लॉट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत सारा है और जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। बाइल साल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट। ए फैट के सरफेस टेंशन को कम करता है, मतलब फैट को सॉफ्ट बना देता है। एंड ब्रेक देम इनटू टीनी ड्रॉपलेट, टीनी ड्रॉपलेट में उसको तोड़ देगा फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सरफेस एरिया। अब पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा।
ठीक है, जैसे एक इतना बड़ा पार्टिकल है, इसको बहुत छोटा छोटा में तोड़ दो तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाएगा, चारों तरफ से एरिया मिलेगा। ओवरऑल द रोल ऑफ बाइल इज फॉलो, यहाँ पर बाइल का रोल दिखाया है। फैट को एक किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, इमल्सन या फिर इमल्सिफाइड फैट में। एसिडिक काइम जो होता है उसको अल्कलाइन काइम में कन्वर्ट कर देता है। ये दो इसका फंक्शन है, तो याद रख सकते हो दो ठो। उसके बाद है पैनक्रिएटिक जूस। दिस इज प्रोड्यूस इन ए व्हाइटिस ग्लैंड। व्हाइटिस ग्लैंड में क्रिएट होता है। पैंक्रियास लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे। पैंक्रियाटिक जैसे तो पैंक्रियास ही क्रिएट करता होगा मतलब। द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ये भी ड्यूडेनम में ही ओपन होता है बाई एन एपार्टेचर कॉमन टू दैट ऑफ द बाइल डक्ट। दिखाया है ना यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस का, ये है पेनक्रियास, और यहाँ से जाकर के ये भी ड्यूडेनम के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये जो दिखाया है, मतलब बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों जाकर के ड्यूडेनम में ओपन होता है, एक कुल मिला के याद रखना है। द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम बाय एन एपार्चर कॉमन टू दैट ऑफ द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के साथ कॉमन ज्वाइंट होकर के वो जाकर के वहाँ पर खुलता है। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन 3 काइंड ऑफ एंजाइम। यहाँ पर कौन कौन सा एंजाइम, ये फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन सा एंजाइम होगा, एमिलोप्सिन और ट्राइप्सिन और साथ में स्टेप्सिन, ये 3 होगा। तीनों के बारे में एक एक लाइन थोड़ा सा लिख लेना। ये डाइजेस्ट लेफ्ट ओवर स्टार्च, लेफ्ट ओवर स्टार्च को बचे हुए स्टार्च को ये मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। नीचे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ से एक लाइन में इसको लिखना पड़ेगा। और ट्राइप्सिन का एक्ट ऑन रिमेनिंग प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड टू प्रोड्यूस अ स्मॉलर पेप्टाइड। ये क्या करता है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से स्मॉलर पेप्टाइड बनाता है और साथ में एमिनो एसिड बनाता है। प्रोटीन पर ये वर्क करता है, प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड पर, और उसको ब्रेक करके स्मॉलर पेप्टाइड में तोड़ देता है या फिर एमिनो एसिड में। ट्राइप्सिन इज फर्स्ट सेक्रेटेड एज इनएक्टिव ट्राइप्सिनोजेन व्हिच इज एक्टिवेटेड टू ट्राइप्सिन बाय एन एंजाइम इंट्रोक्सिन। अब इतना सारा याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो तुम एक लाइन ऐसे करके लिख करके निकल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद स्टेप्सिन है व्हिच एक्ट ऑन इमल्सिफाइड फैट टू स्प्लिट देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एक कहाँ पर वर्क करता है, इमल्सिफाइड फैट्स पर वर्क करता है और उसको ब्रेक करता है फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। ओवरऑल द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम इज फॉलो। अब ये पूरा पैनक्रियाटिक एंजाइम का रोल दे दिया है। एक ट्राइप्सिनोजेन को क्या पहले एक्टिव बनाएगा ट्राइप्सिन में, उसके बाद ट्राइप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड को स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो बचा हुआ स्टार्च है उसका एमिलेज होकर के मेल्टोज में कन्वर्ट करेगा, और इमल्सिफाइड फैट को स्टेप्सिन क्या करेगा, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब तीनों का काम दे दिया। स्टेप्सिन का यहाँ पर दिया हुआ है और तुम्हारा ट्रैप्सिन का यहाँ पर दे दिया, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड को स्मॉलर में कन्वर्ट करेगा। और एक ठो और जो हम लोग का सबसे ऊपर था एमिलोप्सिन। हालांकि एमिलोप्सिन क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, ये ट्राइप्सिनोजेन के बारे में लिखा हुआ है। ट्राइप्सिनोजेन कहाँ पर है, ट्राइप्सिनोजेन ये सेकेंड वाला में है, ठीक है। इनएक्टिव ट्राइप्सिनोजेन को एक्टिव बनाता है ना। मतलब ऊपर वाला जो ये दोनों दिया हुआ है, एक किसके बारे में दिया है, ट्राइप्सिन के बारे में दे दिया है। ये दोनों फंक्शन ट्राइप्सिन का है। और नीचे वाला जो है, ये जो फंक्शन है स्टार्च वाला फंक्शन किसका है, स्टार्च वाला दिया है नीचे वाला तो समझ में आ रहा है, ये हमारा स्टेप्सिन का है। ये लेफ्ट ओवर स्टार्च को मेल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, ऊपर वाला ना, अमाइलेस। हाँ, अमाइलेस करता है, एमाइलोप्सिन। मतलब यहाँ पर एमाइलोप्सिन ये पहला वाला का दिया है, ये दोनों दिया है दूसरा वाला का, और ये वाला दिया है तीसरा वाला का। मतलब ऊपर वाला ना पढ़ करके ये भी अगर पढ़ लोगे, इसको याद कर लेते हो तो फिर वो काम हो जाएगा। पेप्टाइड को एमिनो एसिड में। उसके बाद इंस्टेंजिनल जूस कंटेन इरेप्सिन
to convert remaining peptide into amino acid, maltase to digest maltose into glucose, और lactase to digest lactose into glucose and galactose, invertase to split into glucose and ये सब इतना सारा क्या क्या दिया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही और आपकी स्क्रीन भी हिल रही है। स्क्रीन हिल रहा है? हाँ अभी स्क्रीन हिल रही थी अच्छा, और आपकी आवाज भी क्लियरली नहीं आ रही है। एक मैं अपना एक बार इंटरनेट देखता हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा, 1 मिनट। अच्छा, 5G कार्ड सर चाहिए। हाँ सर हो गया, ठीक है। कुछ पूछा था सर आपने? हाँ वो बोल रहे ये पेनक्रियाटिक जूस हो गया। पेनक्रियाटिक जूस के बाद थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है इंस्टेंटिनल जूस के बारे में। तो इंस्टेंटिनल जूस में तुमको ये याद करना होगा 5 लाइन। यहाँ पर अगर पेप्टाइड है तो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा? तो वो कन्वर्ट करने के लिए पेप्टिडेज है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कि इंस्टेंटिनल जूस के अंदर जो होता है वो पेप्टिडेज होता है, जो कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड को एमिनो एसिड में। इसके अलावा मल्टेज टू डाइजेस्ट मल्टोज इनटू ग्लूकोज, मल्टेज को एक किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि हमारा इंस्टेंटिनल जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक पेप्टिडेज पाया जाता है, मल्टेज पाया जाता है, सुक्रेज पाया जाता है और लैक्टेज पाया जाता है। इन लोग का फंक्शन क्या है? उसके अलावा एक लिपेज भी है। इन लोग का जो फंक्शन है, सबसे पहले पेप्टाइड है, पेप्टाइड एमिनो एसिड में कन्वर्ट, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये देखना है सब, अगर तुम याद कर सकोगे तो ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल 3 चीज़ें याद रखना है ना। एक बाइल के बारे में याद रखना है, बाइल का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 2 लाइन ए याद रखना है। उसके बाद तुम्हारा है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में 3 ठो एंजाइम है, तीनों का काम यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद इंस्टेंटेनल जूस है जिसमें इतना सारा 5 ठो तुम्हारा टोटल दिया हुआ है। इन 5 का फंक्शन, 5 एंजाइम है और 5 एंजाइम का फंक्शन हम लोग को इधर दे दिया है, क्या काम करता है। उसके बाद ये वाला शायद ख़त्म हो गया। ये सब वही फिर से एक बार रिवीजन करवाया है। यहाँ पर एंजाइम, कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ पर, माउथ के अंदर कौन कौन सा एंजाइम है, शॉर्ट में एक बार दे दिया है। ओसोफोगस, तो इतना ये वाला हमको लगता है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंटेंटाइन का है, बस ऊपर ही इतना दूर तक कर लो। रहने देते हैं, एक बार फिर से इसको रिवीजन मार लो, या फिर वीडियो इसका देखना चाहोगे तो देख लेना, ये तो हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। अच्छा ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेना, तो अगला दिन थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। और नीचे भी है क्या? नीचे सर बस इतना ही है, अब खत्म है बस। नहीं थोड़ा है सर, और लीवर थोड़ा सा दिया हुआ है। नहीं सर, एसिमिलेशन ऑफ फूड है और टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, द लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब देके रखा है। ये सब पढ़ना है कि इसको छोड़ देना है? देखता हूँ, मैं रीड करके देखता हूँ क्या लगता है। रीड कर लेना, अगर डिफिकल्ट लगे तो फिर छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर एक दिन और कल हम इसका क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा ये देखेंगे। स्लो स्लो ही करो, अभी तो उतना जल्दी नहीं है। नहीं सर, टाइम तो अब हो ही गया एग्जाम को, कितना ही 10-12 दिन है सब, कितना नहीं। तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं ना, हम सोच रहे हैं कि रिवीजन तुम्हारा कराए एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्केलेटन का, स्किन का और एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये 4 का। एक बार पढ़ लेना और क्वेश्चन भी पढ़ लेना, देखना कि सारा बन रहा है कि नहीं। ऐसे सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा तुमको नेट